हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 10 नवंबर। तो 10 नवंबर का करंट अफेयर्स देखते हैं, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, पर्सन इन न्यूज़ से रिलेटेड हम खबरें देखते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज ही बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं जो थंबनेल वाला आर्टिकल है। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर अभी खबर देख पाएंगे, उससे पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। देखो, हमारे देश में क्या है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक होती है राज्यसभा और एक होती है लोकसभा। ठीक है, तो जो ये लोकसभा है, इसकी ये मेंबर हैं, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस से आती हैं लोकसभा में। तो लोकसभा की ये एमपी हैं महुआ मोइत्रा। ठीक है, तो इन पे क्या है, चार्जेस लगाए गए कैश फॉर क्वेरी के। ठीक है, किसने लगाए गए? एथिक्स पैनल ने लगाए। ठीक है, एथिक्स पैनल ने रिकमेंडेशन दी है कि महुआ मोइत्रा को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कैश फॉर क्वेरी। जो इनकी जांच की गई उसमें ये पाया गया कि इन्होंने पैसे लेकर पार्लियामेंट के अंदर कोई इशू उठाया है। ठीक है, कैश फॉर क्वेरी का मतलब है कि आप मनी लेकर मनी के बदले में कोई क्वेश्चन उठाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो उसे कैश फॉर क्वेरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एथिक्स कमेटी है, तो यहाँ से क्या है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज एथिक्स कमेटी के बारे में जानते हैं। देखिए, एथिक्स कमेटी क्या करती है, अनइथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं जो एमपीज के द्वारा किए जाते हैं, तो उस पर क्या है, ये जांच करती है। ठीक है, तो सबसे पहले सीएम बालायोगी के द्वारा सन 2000 के अंदर, सीएम बालायोगी कौन, जो उस समय स्पीकर थे लोकसभा के, तो उनके द्वारा ये एथिक्स कमेटी की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी लोकसभा के अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। तो इससे पहले क्या था, राज्यसभा के अंदर 1997 के अंदर इस तरीके से जो एथिक्स पैनल, एथिक्स कमेटी है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट पहले ही कर चुके थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं 1997 के अंदर। और जो ये लोकसभा के अंदर 2000 के बाद में, इसे 2015 में एक परमानेंट पार्ट बना दिया गया था लोकसभा हाउस का। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये दो तीन बातें हैं जो जहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो कमेटी के फंक्शंस होते हैं, तो कमेटी के फंक्शंस होते हैं एग्जामिने करना, जो भी कंप्लेंट्स जो रजिस्टर्ड हुई है अनएथिकल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड, जो एमपीज हैं, उन्होंने अगर मान लीजिए कोई किसी नियम का उल्लंघन किया है, कोई अनएथिकल कार्य किया है, तो उसकी क्या है, एग्जामिनेशन करने का काम किसका होता है, ये एथिकल कमेटी का ही कार्य होता है लोकसभा के अंदर, है ना, लोकसभा या राज्यसभा के अंदर। और दूसरा ये है कि ये रिकमेंडेशन देते हैं जो भी कोड्स एंड कंडक्ट्स हैं। ठीक है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं एमपीज के लिए, एमएलए, है ना, तो जो चाहे वो राज्यसभा में हो, लोकसभा में, तो उनके लिए क्या है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉर्मुलेशन करते हैं, किस तरीके से उनको पार्लियामेंट में बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का पालन करना चाहिए और किन का पालन नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में कौन बताता है, ये एथिक्स कमेटी बताती है। और ये तो हमने देख ही लिया, कैश फॉर क्वेरी का मतलब होता है कि आप पैसे लेके पैसे के बदले में आप क्या है, कोई क्वेश्चन रेज करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको मार्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए जो ये चार्जेस लगाए गए थे, है ना, एथिकल कमेटी के द्वारा, तो इसमें इन्होंने कहा था ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, जो इनका एक्ट है, जो इन्होंने कार्य किया है, ये अनएथिकल है, हीनियस है एंड क्रिमिनल कंडक्ट के अंदर आता है, इसीलिए इनको डिस्क्वालिफिकेशन करने की बात की गई है। आज ये नेक्स्ट चलते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है यहाँ से पंजाब से। ठीक है, तो पंजाब से क्या है, वैसे तो दिल्ली से, ये दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो कंटिन्यू डिग्रेड हो रही है, पॉल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, एक तो क्या है, वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट क्रिएट कर रहे हैं। साथ में जो सराउंडिंग स्टेट है, वहाँ पर स्टबल बर्निंग के केस कंटिन्यू देखे जा रहे हैं। 65% से ज़्यादा पंजाब के अंदर ये स्टबल बर्निंग, जो आप ये देख रहे हैं, पराली जलाई जा रही है, इसके कारण भी दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रही है। और कहीं ना कहीं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ये फॉल्ट रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कमी रही है कि पंजाब के जो फार्मर्स हैं उनको ट्रैक नहीं कर पाई, और वहाँ पर इस तरीके से पराली जलाने के केस कंटिन्यू देखे गए, जिसकी वजह से दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो डिग्रेड हुई है। ठीक है, आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो खबर है ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड है। ऑनलाइन गेमिंग से क्या रिलेटेड है, जो कर्नाटक, जो मद्रास हाई कोर्ट है ना, वहाँ पर क्या है, ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड एक केस रजिस्टर्ड किया गया, जिसमें ये बोला गया कि ये पोकर और रमी जो गेम है, इनको है ना बैन कर देना चाहिए। तो मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जो ऑनलाइन गेमिंग, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, ऑनलाइन गेमिंग एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेम एक्ट 2022 बनाया गया। ठीक है, उसमें ये साफ कहा गया है कि किसी भी गेम को तभी बैन किया जा सकता है जब उसके अंदर गेम ऑफ चांस हो। ठीक है, गेम ऑफ चांस मतलब विनिंग, आप उस तरीके एक गेम इस तरीके से खेल रहे हैं, आप स्पेकुलेशन के तौर पे खेल रहे हैं। ठीक है, उसमें सट्टाबाजारी कर रहे हैं, आप उसमें आप एनालाइज नहीं कर रहे हैं, आप उसमें सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भाई हाँ, ये मैं जीत जाऊंगा या हार जाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से सट्टाबाजारी या फिर सट्टे के तौर पर
या फिर गेम ऑफ चांस के तौर पर अगर कोई गेम खेलते हैं तो उसको बैन किया जा सकता है। और ये जो पोकर है, रमी को क्या बोला इन्होंने बोला कि रमी एंड पोकर गेम ऑफ स्किल के दायरे में आते हैं, है ना। अगर कोई गेम ऑफ स्किल के दायरे में आते हैं, आप किसी गेम को स्किल के तौर पे खेलते हैं, स्किल जनरेट करके खेलते हैं, तो उसको क्या है, बैन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्या है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। अगर गेम ऑफ स्किल है तो आप उसको बैन नहीं कर सकते, उसमें क्या है आप क्या लगा रहे हैं, उसमें अपनी स्किल्स, आप मतलब आपने जो प्रैक्टिस करी है उसके दौर पे आप उसको खेल रहे हैं, ठीक है। तो आपके विनिंग चांस बढ़ते हैं। पर आप सट्टा बाजारी कर रहे हैं तो आप वहाँ पे हमेशा लॉस करेंगे या जीतेंगे, तो वहाँ पे कोई एनालिसिस नहीं है, तो वो काला बाजारी, जुआ बाजारी इस तरह के कार्य में, तो वो उस तरह के गेम को बैन किया जा सकता है, ठीक है। तो आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है यहाँ पर कर्नाटका से, ठीक है। तो कर्नाटका में क्या है, ये जो वीर शैव है और लिंगायत कम्युनिटी है, इन्होंने जो कास्ट सेंसस हुआ यहाँ पर, है ना, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ यहाँ पर, क्या है, तो उसके जो डेटा आए निकल कर, उस पर इन्होंने क्या है ऑब्जेक्शन उठाया कि भैया ये जो डेटा निकल कर आया है ये एरर है इसके अंदर, ठीक है, ये सही तरीके से कैलकुलेट नहीं किया गया है। तो ये डिमांड कर रहे हैं रीकाउंट, है ना, जो भी डेटा जो कास्ट सेंसस कराया गया उसकी डेटा की वापस से काउंटिंग की जाए, है ना, क्योंकि ये इससे ना खुश है। तो यहाँ से तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, वीर शैव एंड लिंगायत कम्युनिटी से पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ से बिलोंग करती है, कर्नाटका से बिलोंग करती है। ये आप नीचे मैप में भी देख सकते हैं कर्नाटका, ठीक है, ये रहा कर्नाटका। तो वीर शैव एंड लिंगायत कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करती है, कर्नाटका में, और इनकी मेजोरिटी कहाँ पर है, नॉर्दर्न कर्नाटका में सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो लिंगायत है और जो ये वीर शैव है, हिंदू सब कास्ट के अंदर आते हैं दोनों, ठीक है। तो जो लिंगायत कम्युनिटी है ये तो क्या बोलती है ना, ये अपोज करती है, ठीक है, किस चीज़ को अपोज करती है, कास्ट सिस्टम को। ये बोलती है कि हम कास्ट सिस्टम को नहीं मानते हैं। जो 4 तरीके कास्ट होते हैं, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास, ठीक है, ये 4 कास्ट माने गए हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू भागवत गीता जो वेदास है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब क्या है, ये 4 कास्ट को सिस्टम को नहीं मानते हैं, और साथ में ये कहते हैं कि जो वैदिक चैंटिंग्स हैं हम उनको भी नहीं मानते, वैदिक रिचुअल्स हैं इनको भी नहीं मानते हैं, ठीक है, लिंगायत। और जबकि ये वीर शैव क्या बोलते हैं, हम कास्ट सिस्टम को मानते हैं, है ना। परंतु ये दोनों ही लिंगायत और वीर शैव कहाँ से आ रहे हैं, कर्नाटका की कम्युनिटी से आ रहे हैं, दोनों को एक ही माना गया, हिंदू माना गया, पर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है इनकी आइडियोलॉजी को लेकर। ये कास्ट सिस्टम को अपोज करते हैं, और जबकि ये वीर शैव कास्ट सिस्टम के फेवर में है, ठीक है, वैदिक्स के फेवर में है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। देखो लिंगायत जो टर्म है वो कहाँ से डिनोट हुई है, तो ये डिनोट हुई है जो पर्सन वियर करता है पर्सनल लिंगा। ये आप ये राहुल गांधी को देख रहे हैं, तो इनको क्या है, जब इन्होंने दीक्षा समारोह में, है ना, ये लिंगायत की दीक्षा ली, तो इनको ये क्या है, ये पर्सनल लिंगा पहनाया गया, जो क्या है आइकॉनिक फॉर्म ऑफ गॉड शिवा माना जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, जो विच इज रिसीव ड्यूरिंग द इनिशिएशन सेरेमनी। इनिशिएशन सेरेमनी का मतलब है दीक्षा समारोह, दीक्षा लेना, ठीक है, नॉलेज लेना। तो एट द टाइम ये क्या था, दीक्षा समारोह कब ली जाती थी, जब आप एडल्टहुड में प्रवेश करते थे, तो दीक्षा दी जाती थी कि अब आगे का जो आपका व्यवहार रहेगा, आप किस तरीके से एक्ट करेंगे, किस तरीके से आप एडल्टहुड में जाएंगे, मतलब आप यौवन अवस्था में जब प्रवेश करते हैं, तो इस तरीके से इनको थोड़ा सा टीचिंग्स और टीचिंग्स दी जाती थी, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अब ये देखो जो लिंगायत हैं ये क्या है, फॉलोवर्स हैं। 12th सेंचुरी के अंदर सोशल रिफॉर्मर्स हुए थे बहुत बड़े, और पोइट भी थे, भावेश्वरा, ठीक है, उसके क्या है ये फॉलोवर्स कहलाते हैं लिंगायत। और इन्होंने क्या था, जो भावेश्वरा था, इन्होंने अपोज किया था किस चीज़ को, कास्ट सिस्टम एंड वैदिक रिचुअल्स का इन्होंने विरोध किया था, ये अगेंस्ट थे। तो इसीलिए जो लिंगायत हैं आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये कास्ट सिस्टम्स और वैदिक रिचुअल्स के अगेंस्ट में रहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ह्यूमनिस्टिक वैल्यू को फॉलो करते हैं कि सभी धर्म एक समान है ना, ह्यूमन जाति को मानते हैं, मनुष्य प्रधान होते हैं, क्या है, सभी मनुष्य एक समान है। अगर ये वाली फॉलो है तो वो कास्ट सिस्टम को नहीं मानेगा, वैदिक रिचुअल्स को नहीं मानेगा, और जो वैदिक रिचुअल कास्ट सिस्टम को मानता है तो वो ये समझ लीजिए वो सभी मनुष्यों को एक समान नहीं मान रहा है, ठीक है। अब देखो लिंगायत आर द स्ट्रिक्ट मोनोथीस्ट, ठीक है, तो एक ईश्वरवाद को मानते हैं, और किसकी पूजा करते हैं, लॉर्ड शिवा की, शिव भगवान की पूजा करते हैं। जो वर्ड लिंगा है डज नॉट मीन लिंगा एस्टेब्लिश इन द टेम्पल, जो शिवलिंग होता है जो टेम्पल में एस्टेब्लिश है उस वो मतलब नहीं है लिंगा का। यहाँ पर लिंगा का मतलब क्या है, यूनिवर्सल एनर्जी, है ना, एक यूनिवर्सल शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और लिंगायत हैज़ बीन क्लासिफाइड एज ए हिंदू सबकास्ट कॉल्ड द वीर शैव लिंगायत, ठीक है। तो ये हिंदू सबकास्ट वीर शैव लिंगायत के रूप में इनको जाना जाता है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट खबर है नागालैंड से, ठीक है। तो नागालैंड की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है
उसने क्या करा है, जो वुमेन्स का जो रिजर्वेशन है वो 33% फिक्स कर दिया है अर्बन लोकल बॉडीज़ में, ठीक है। अगर अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो इलेक्शन होंगे तो वुमेन्स को उसमें 33% का क्या है रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आपने हॉर्नबिल फेस्टिवल का नाम सुना होगा, तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल की ही फोटो है। यहाँ पर क्या है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, तो ये नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा नागालैंड को एक स्पेशल राइट्स दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 371A के तहत यहाँ पर नागालैंड को एक स्पेशल राइट भी दिए गए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज ये नागालैंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि नागालैंड की लोकेशन कहाँ पर है। देखो ये जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जिसे हम 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। 7 सिस्टर्स जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, है ना, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, और यहाँ पे सिक्किम, ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये 7 सिस्टर्स होगा, और एक अलग से ये 8वां है सिक्किम, ये इसको भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में माना जाता है, पर 7 सिस्टर्स में तो इधर वाले होगा यहाँ तक, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अब जो ये नागालैंड है, ये नागालैंड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। तो नागालैंड किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश के साथ में, आसाम के साथ में, और मणिपुर के साथ में, और इधर वो इधर बताइए कौन सा देश है ना। बर्मा का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, बताओ चलो, है ना। बर्मा का नाम बदल के नया नाम जो रखा गया है, जो एक देश के रूप में हम जानते हैं, म्यांमार, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 4 जनों के साथ एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी बना रहा है म्यांमार के साथ में, और साथ में 3 जो हमारे स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मणिपुर के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए जो ये नागालैंड है ना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब ये स्टेट नहीं था, तब ये क्या था, सेंट्रल के अंडर आता था। बाद में 1 दिसंबर 1963 के अंदर इसको एक स्टेट का दर्जा दिया गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और नागालैंड में जो एट प्रेजेंट जो असेंबली की सीट है वो कितनी है, 60 सीटें हैं, ठीक है, 60 मेंबर सीट है नागालैंड के अंदर। तो अब ये बताइए जो 1/3 रिजर्वेशन, 33% रिजर्वेशन दिया गया, तो वो क्या इसमें दिया गया है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं, यहाँ नहीं दिया गया, वो कहाँ दिया गया, अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस होंगे, जो म्यूनसिपैलिटी बोलते हैं आप इसको, है ना, शेड्यूल 12 के अंदर इनको रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी शेड्यूल 12वीं के अंदर ये म्यूनसिपैलिटीज़ को रखा गया, तो उसके अंदर 33% वुमेन्स का रिजर्वेशन नागालैंड के द्वारा दिया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो और ये जो कोहिमा है नागालैंड की कैपिटल है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और जो यहाँ हाउस टर्म होता है वो 5 साल का होता है, ये सेम चीज़ है, सारी चीज़ें, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है यहाँ से कि पाकिस्तान के द्वारा हमारे इंडियन 80 फिशरमैन्स को छोड़ा गया है ना। गुजरात के जी फिशरमैन थे, ये गुजरात देख सकते हैं, ये गुजरात कोस्ट हो गई, और ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है। अब ये पाकिस्तान और गुजरात की बॉर्डर मिलता है। अब क्या होता है, मछली पकड़ते पकड़ते कभी कभी क्या है, ज़्यादा लहरें आती हैं तो बोट है ना पाकिस्तानी सीमा में चली जाती है, और पाकिस्तानी क्या करते हैं, फिर इनको पकड़ के ले जाते हैं और जेल में डाल देते हैं, परेशान करते हैं इंडियंस को, तो और कई सालों तक जेलों में पड़े रहते हैं। तो ये क्या है, इस तरीके से ये अनएथिकल है, अनह्यूमनिस्टिक नेचर है कि भाई आप इन पर ना सर्विलेंस का चार्ज लगा के आप इनको एज एन स्पाइंग, है ना, जो जासूस के रूप में इनको पकड़ ले जाते हैं, बाद में बहुत समय बाद जो केसेस वेसेस लड़ने के बाद में इनको छोड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन है, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान फिर भी बहुत मुश्किल से जो हमारे इंडियन फिशरमैन हैं इनको छोड़ता है। मई और जून में ऐसे पाकिस्तान ने 400 इंडियन फिशरमैन को छोड़ा था। अब देख ले कितनी बड़ी तादाद में ये इंडियन फिशरमैन को पकड़ के ले जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, पाकिस्तानी की जेल की दीवार पर ये फ़ोटो लग रही है, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। आप सभी जानते होंगे ये मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से ही पाकिस्तान देश अलग बना था, ठीक है। तो पाकिस्तान इंडिया से सेपरेट कराने के पीछे ये मोहम्मद अली जिन्ना का एक बहुत बड़ा रोल था। तो पर यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन हमारे एग्जाम से इस तरीके से डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। आप अगर कोई जैसे मान लीजिए कोई निबंध लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो ये आपके डेटा काम आ सकता है, तब आप इन चीज़ों को कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। कई बार क्या होता है, आर्टिकल्स में भी आपको डेटा पता होने चाहिए। आ जाइए अब यहाँ पर देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट खबर है। देखो यहाँ पर एक आर्टिकल छपा, चिप ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे तो इस आर्टिकल में क्या कहा गया है वो मैं बता देता हूँ। देखो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि
जिसने भी ये आर्टिकल लिखा है उसने बोला कि आपने प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम स्टार्ट करी, ठीक है। तो अब ये प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्टार्ट करने के बाद में अभी तक इसमें क्या है, इसके जो फंड है, जो आपने सेमीकंडक्टर्स के लिए जो फंड रखा था उसका 80% तक पैसा अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी स्कीम थी ये एक मतलब फेल हुई है, ठीक है। तो अब इसके पीछे आप क्या बताना चाहेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से आज क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो स्कीम का आपके लिए क्या फ़ायदा है, ठीक है। आप इसको मेंशन करें कि आपने ये स्कीम लाए तो इससे आपने क्या अचीव किया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। तो अब ये बताइए कि ये जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव है, आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ये क्लियर करने की बात करी गई है कि इस स्कीम का क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। आपसे तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ये प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव है क्या, किस सेक्टर से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, या फिर हमारी एविएशन और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से अगर ये 4 ऑप्शन आते हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये इसलिए हम ये लेकर आए हैं आपके लिए, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो PLI स्कीम है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जिसके अंदर ये स्मार्टफोन पे फोकस कर रही है, ठीक है, मोबाइल फोन्स जो हैं, फार्मा प्रोडक्ट्स पे और मेडिकल इक्विपमेंट सेक्टर्स, ठीक है। इन 3 सेक्टर से रिलेटेड है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे मान लीजिए आपने सेल को बढ़ाया है, ठीक है, और जो गुड्स हैं वो भी बढ़ाएं, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ाई है, तो 4 से 6% इंक्रीमेंट होने पर आपको इंसेंटिव दिए जाएंगे, ठीक है। ये टारगेट सेगमेंट है, इसमें मोबाइल फ़ोन, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मेडिकल इक्विपमेंट्स इसके अंदर आते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिकली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है इंडिया को। ये प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव का मेजर ऑब्जेक्टिव यही है। इसमें क्या होता है, ये 5 साल के लिए जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया, वर्ष 2019-20 में इसको लॉन्च किया गया था। तो अब देखिए 3-4 साल तो वैसे ही निकल गए, अब 1-2 साल की स्कीम बची है, ठीक है। तो अब 1-2 और उसमें भी 80% तक का इसका पैसा इस्तेमाल नहीं लिया, सिर्फ 20% लिया है। तो कहीं ना कहीं ये स्कीम क्या है, फेल होती नजर आ रही है। तो इसीलिए आर्टिकल पूछा गया जिसने भी ये आर्टिकल लिखा है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट खबर है आपसे, ये हमने पहले भी डिस्कस कर दी थी, वापस कर लेते हैं, आया है आर्टिकल तो, ठीक है। अब जो अगरतला और अखूरा रेल लिंक को डेवलप किया गया है, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अखूरा कहाँ है, अखूरा रेलवे स्टेशन है बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, और अगरतला कहाँ पर है, हमारे त्रिपुरा के अंदर। तो इन दोनों को रेलवे के द्वारा कनेक्ट किया गया है, जिससे क्या होता है, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उससे कनेक्ट हो सके, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जो रेल लिंक है कितनी लंबी है। तो ये रेल है 12.24 किलोमीटर लंबी है पूरी, ठीक है। तो 12.24 किलोमीटर में इसमें क्या है, बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश में जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, बांग्लादेश में इसकी लंबाई है 6.78 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम इंडिया की बात करें, ये तो बांग्लादेश हो जाएगी, ठीक है, बांग्लादेश, और इंडिया में मतलब इंडिया त्रिपुरा के अंदर इसकी लंबाई है 5.46 किलोमीटर, 5.46 किलोमीटर। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर डेप्थ में घुस गया तो, है ना, 5.46 किलोमीटर, ये ध्यान रख लें, ठीक है। और ये जो रेल लिंक है ये डुअल गेज टेक्नोलॉजी पर आधारित है ना। एक होती है ब्रॉड गेज, एक होती है डुअल गेज। डुअल गेज किस तरीके का होता है, जैसे मान लीजिए ये रेलवे लिंक है, रेलवे लाइन है नॉर्मल, नैरो गेज। तो इसमें क्या होता है, एक नैरो गेज में इसी पास में एक और लाइन बिछा दी जाती है, इसको डुअल गेज बोला जाता है। एक तरफ तो क्या होता है, एक ही पटरी होती है, और इस तरफ क्या है, 2 पटरी होती हैं, और एक साथ इस पर 2 ट्रेन जा सकती है, एक तो नैरो गेज वाली भी जा सकती है और एक डुअल गेज वाली भी, जिसकी थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा होती है, ठीक है। ये पटरियाँ हैं, यहाँ पर 2 पटरी एक साथ बिछाई जाती है और यहाँ पर एक सिंगल पटरी बिछाई जाती है ना। और ब्रॉड गेज थोड़ी सी इससे बड़ी हो जाएगी, ये है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो ये इस टेक्नोलॉजी पर ये काम कर रही है। ये क्या है, जो अखूरा और अगरतला जो रेलवे लिंक है, ये हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत इनको डेवलप किया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, तो इसके बारे में हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ये आपको अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको इनको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। अभी क्या हाल ही में थोड़ा जल्दी में समझाएंगे तो फिर वो चीज़ें सही नहीं है, ठीक है, तो उसको बाद में देख लेंगे। आ जाइए, अब देखिए यहाँ पर एक नेक्स्ट खबर है, वाई हैज़ द गवर्नमेंट इशूड ए डायरेक्टिव ऑन द डीप फेक। अब डीप फेक टेक्नोलॉजी होती क्या है, देखो डीप
फैक्ट टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। इस तरीके से आपके वीडियोस, आपकी फोटोज में एडिटिंग की जाती है कि वो बिल्कुल रियल लगते हैं, एक्चुअल लगते हैं। अभी क्या है, रश्मिका मंदाना का एक वीडियो लीक हुआ जिसमें क्या है, उनको थोड़ा सा मतलब वल्गर लुक दिखाया गया, किसी और लड़की का था, उसने अपना वीडियो इंस्टाग्राम पर डाला हुआ था, ठीक है। तो उस वीडियो को रश्मिका मंदाना के फेस से इस तरीके से लिंक कर दिया गया कि वो एक्चुअली में रियल वीडियो लग रहा है, ठीक है। आप जब उस वीडियो को फर्स्ट साइट में देखेंगे तो आपको लगेगा ये रश्मिका मंदाना ही, परंतु वो क्या है, डीप फैक्ट टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा डेवलप किया गया इस तरीके का वीडियो है जो कि कहीं ना कहीं जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसको क्या है, हैम्पर करता है, ठीक है, अफेक्ट करता है। तो इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने है, इसने गाइडलाइन दी हैं, डायरेक्टिव्स दिए हैं, अगर कोई भी केस इस तरह का रजिस्टर्ड होता है जिसमें किसी की पर्सनल आइडेंटिटी को हैम्पर किया गया है तो विद इन 24 आवर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उस वीडियो, उस फोटो, उस डीप फैक्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा कोई भी इस तरीके का कंटेंट क्रिएट करा गया है तो उसे वहाँ से रिमूव किया जाए, ठीक है। कितने घंटे में? 24 घंटे में, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस तरीके के जो भी वीडियो फोटो है ना एडिटेड है तो उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कौन सा आईटी एक्ट है, इसके इंडियन आईटी एक्ट रूल्स 2021, और हमारा जो आईटी एक्ट है वो कौन सा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का है, ठीक है। ये 2000 याद रख लें, 2000 का जैसे नोट आता है, ठीक है, 2000 के नोट से आईटी एक्ट याद करें, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, कई बार अभी तो याद कर लेंगे, फिर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा, 2002 का था, 2001 का था, 2003 का था, 2000 का था, तो 2000 का आईटी एक्ट ऐसे याद कर लें, 2000 का नोट आईटी एक्ट से रिलेटेड है। इस तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे तो आप इस चीज़ को याद रख पाएंगे, ठीक है। तो डीप फैक्ट टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं और फायदे भी हैं, परंतु इसके नेगेटिव इस्तेमाल ज़्यादा हो रहे हैं और नेगेटिव की वजह से कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस की जरूरत है और मॉरल और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का फॉलो करते हुए लोगों को ये समझना चाहिए कभी भी किसी दूसरे की पर्सनल आइडेंटिटी को इस तरीके से हैम्पर नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एक इलीगल एक्ट भी है, इसके अगेंस्ट में आपको जेल भी हो सकती है, कानून कार्रवाई हो सकती है, तो इनसे बचने का आप प्रयास करें, ठीक है। और आपके सराउंडिंग में कोई इस तरह का कार्य करता है तो उसे समझाएं, ठीक है, ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32, ठीक है, आपको बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 किससे डील करता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। आपको ये बताना है क्या आर्टिकल 32 पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है दोनों सेम है या अलग अलग है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आर्टिकल 32 पे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं क्या दोनों की सेम है, और सेम है तो कौन कौन सी सेम है, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और अलग है तो कौन कौन सी पावर्स अलग अलग है। देखो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें और आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई सजेशंस हैं तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।